आज से 135 साल पहले इतिहास से समृद्ध क्षेत्र बुंदेलखंड में 9 जनवरी 1889 को हिंदी उपन्यासों के वॉल्टर स्कॉट कहे जाने वाले वृंदावन लाल वर्मा का जन्म हुआ था। जब मैं सामाजिक दमन देखता हूँ, मैं अपनी कलम उठाता हूँ। लेखक के साथ साथ एक समाज सुधारक और मानवतावादी के रूप में वे अपने पाठकों की धारणाओं को आकार देने, उनका मार्गदर्शन करने और इस बहाने समाज का चेहरा बदलने की कोशिश करते थे। वृंदावन लाल वर्मा ने सामाजिक बुराइयों, विशेष रूप से जाति व्यवस्था की कठोरता और अंधविश्वासों से पीड़ित समाज को चित्रित करने के लिए उपन्यासों को माध्यम बनाया। वो अपने समय से आगे के व्यक्ति थे। जीवन की कठिन स्थितियों से जूझकर बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने लिखने की शुरुआत की। गुमनामी में खोई कहानियों, आधी अधूरी जानकारी वाले चरित्रों पर से गैर जानकारी की धूल झाड़कर उनको नई रोशनी, नई पहचान दी। कलम के इस जादूगर ने एक सिपाही की मुस्तैदी से अपने मिशन को जीवन भर चलने वाले मुकदमे की तरह लड़ा, सच का सामना किया और इसके लिए कोई कसर उठाकर नहीं रखी। जहाँ से जो सिरा मिला उससे आगे की खोज तब तक की जब तक सारे सबूत और तथ्य नहीं जुट गए। ऐतिहासिक उपन्यासों में या तो इतिहास मर जाता है या उपन्यास, इस किंवदंती को वृंदावन लाल वर्मा ने नए अर्थ दिए। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा, ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में पहली बार झांसी की रानी के जरिए आपने जोरदार दस्तक दी है। हिंदी साहित्य और मेरी लाइब्रेरी में इसकी जगह हमेशा सुरक्षित रहेगी। वृंदावन लाल वर्मा 1932 से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों के सूत्र जोड़ने में लगे। एक तरफ उनके परदादा आनंद राय ने रानी के स्वतंत्रता यज्ञ में अपने जीवन की आहुति दी थी, दूसरी तरफ उनका खुद का बुंदेलधरा के अमर बलिदानियों के प्रति अटूट भाव बंधन था। 1946 में प्रकाशित उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के तथ्य और सवाल 14 साल उन्हें उलझाए रहे। जिस तरह झांसी की रानी अपने राज्य के एक एक शख्स की परेशानी से परिचित थी, कुछ वैसा ही हाल वृंदावन लाल वर्मा का भी था। बुंदेल भूमि में जन्म लेकर उसकी धड़कनों को बचपन से बहुत नज़दीक से सुना और माँ और चाचा की परवरिश ने उन्हें पढ़ने लिखने के संस्कार घुट्टी में दिए। माँ ने पढ़ाई पूरी कराई तो चाचा ने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के सारे दरवाजे उनके लिए खोल दिए। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम चरित्रों को वर्मा जी ने अपनी कलम से जीवंत कर दिया। हिंदी साहित्य में पहली बार वीरांगना झलकारी बाई और अजीजन बाई के किरदार आज़ादी की पहली लड़ाई के संदर्भ में सामने आए। इन सच्ची कहानियों की ताकत थी कि विश्व के तमाम देशों में ये उपन्यास लोग अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं। इस तरह वृंदावन लाल वर्मा ने सांस्कृतिक दूत का भी काम किया। इस खोजबीन में उनके अंदर के वकील के तर्क तो जग जाहिर हैं, लेकिन एक समाजशास्त्री, मनोविज्ञानी, कला प्रेमी होने के कारण उनकी दृष्टि के बहुत सारे आयाम रचनाओं को रोचक और ख़ास बनाते हैं। झांसी में सहकारिता को लेकर उन्होंने किसानों को बहुत जागरूक किया। संगीत के वे बड़े जानकार थे। उन्होंने शामसी और मऊरानीपुर के किसानों को संगीत भी सिखाया। तर्क, विवेक, सहानुभूति, दुख की जड़ तक पहुंचने की उनकी इच्छा ने उनके पात्रों को ऐसी संजीवनी प्रदान की कि पाठक दीवानगी की हद तक उनकी रचनाओं से प्यार करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्वराज के लिए लड़ी या सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए, ऐसे सवालों के ठोस जवाब तलाशने में वर्मा जी को 14 वर्ष लगे। 1946 में जन्म हुआ विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का तब से लेकर आज तक रानी की चमकती तलवार की तरह ही इस उपन्यास की भी हनक जीवित है, पूरी आन बान शान के साथ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास की भूमिका में वर्मा जी ने इस रचना यात्रा के बहुत अनछुए पहलुओं को उजागर किया है। वे लिखते हैं,
दीवान आनंद राय मेरे परदादा थे। वो रानी लक्ष्मीबाई की ओर से लड़ते लड़ते सन 1858 में मऊ की लड़ाई में मारे गए थे। परदादी से रानी के विषय में बहुत सी कहानियां सुना करता था। उन्होंने रानी को देखा था। जब उनका देहांत हुआ मैं 8-10 वर्ष का था। उन कहानियों की धरोहर मेरी दादी के पास रही, उनसे मुझको मिलती रही। यह धरोहर अद्भुत होते हुए भी अस्पष्ट थी। उसकी रूपरेखा धुंधली तथा सत्य के आधार पर कम, भक्ति के ऊपर अधिक आश्रित थी। इधर इतिहास के अध्ययन और तथ्यों के अनुशीलन ने उस धरोहर के मूल्य को कम कर दिया। सामने केवल पारसनीस की पुस्तक रानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र थी। वो इतिहास का कंकाल मात्र न थी, परंतु दादी परदादी की बतलाई हुई परंपरा के विरुद्ध थी। पारसनीस के अन्वेषण काफी मूल्यवान होते हुए भी उनका विचार कि रानी झांसी का प्रबंध अंग्रेजों की ओर से गदर के जमाने में करती रहीं, परदादी और दादी की बतलाई हुई परंपराओं के सामने मन में खपता नहीं था। तो भी मैं सोचता था शायद ये परंपराएं जनता के इच्छा संकल्पों का फल है, इसलिए छुटपन से जिस मूर्ति की मन में निष्ठापूर्वक पूजा करता चला आ रहा था, उसके प्रति कुछ नास्तिकता उत्पन्न हो गई। सुनता रहता था कि रानी स्वराज्य के लिए लड़ी थी। पारसनीस के ग्रंथ में पढ़ा कि उनका शौर्य विवशता की परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ था। मैं जब बोर्डिंग हाउस के जीवन में था, एक स्वप्न देखा कि हॉकी ग्राउंड पर युद्ध हो रहा है और मैं रानी की तरफ से स्वराज्य के लिए लड़ता हुआ घायल हो गया हूँ। यह स्वप्न मुझे प्रायः दिख किया करता था। सन 1932 तक यह उथल पुथल अर्ध सुषुप्त रूप में मन के किसी कोने में पड़ी रही। फिर अचानक धीरे धीरे आंखों के आगे कुहासा छटने लगा। एक दिन एक साहब ने वर्मा जी से कहा, जजी कचहरी की एक अलमारी में 40-50 चिट्ठियां रखी हुई हैं जो 1858 में किसी अंग्रेज फौजी अफसर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास झांसी को अधिकृत कर लेने के बाद रोज रोज भेजी थी। मैंने उन चिट्ठियों की नकल करवाई। उनमें कोई खास बात तो नहीं मिली, परंतु एक विश्वास जगह करने लगा। रानी का शौर्य विवशता की परिस्थिति में उत्पन्न नहीं हुआ था। कचहरी में नवाब बनने नाम के एक अर्जी नवीस काम करते थे। वो वर्मा जी को अक्सर रोज ही कचहरी में मिलते थे। वो राजा रघुनाथ राव के लड़के नवाब अली बहादुर की लड़की के लड़के निकले। वर्मा जी लिखते हैं, मैंने सोचा शायद इनके पास रानी संबंधी कोई सामग्री हो। पूछने पर उन्होंने बतलाया कि नवाब अली बहादुर का रोजनामचा इत्यादि घर पे रखे हैं। मैं उत्सुकता के मारे परेशान हो गया। रोजनामचा देखने को मिला, उसको मैंने पढ़वाया। नवाब अली बहादुर कैसे थे और उनका नौकर पीर अली किस तरह का आदमी था, ये तो उनके रोजनामचे से प्रकट होता ही था, परंतु रानी लक्ष्मीबाई की विलक्षणता और तत्कालीन समाज की प्रगति और रहन सहन का भी उससे पता चला। रोजनामचा दीमक के हमले से जर्जर हो चुका था और अब तो उसका शुरू का भाग नष्ट ही हो गया है, परंतु मैंने नोट्स ले लिए। 1858 में नवाब अली बहादुर ने अपनी राजभक्ति के प्रमाण में कुछ बयान दिए थे। उन बयानों में पीर अली का भी जिक्र किया था। वे बयान भी वर्मा जी को मिल गए। वे लिखते हैं, इससे बढ़कर मुझको एक व्यक्ति मिले, मोहम्मद तुराब अली दरोगा। ये 115 वर्ष की उम्र में 8-10 वर्ष हुए तब परलोकवासी हुए। गदर के ज़माने में तुराब अली साहब अंग्रेज़ों की ओर से पुलिस के थानेदार थे। इनसे मुझको रानी के विषय में बहुत बातें मालूम हुई। दादी परदादी की परंपराओं की पोषक और अंग्रेज़ों के दरोगा से। उन्हीं दिनों झांसी में एक बूढ़ा और मिला, नाम था अजीमुल्ला। ये रानी के विषय में तुराब अली की अपेक्षा कहीं अधिक बातें जानता था। इसने रानी को देखा था, परंतु वो उस समय छोटा था। तुराब अली ने तो रानी को सैकड़ों ही बार देखा था। इसके बाद वर्मा जी ने झांसी के बूढ़े बूढ़ियों को परेशान कर दिया, लेकिन वो जिस उत्साह और भक्ति के साथ रानी की बातें बतलाते थे, उससे वर्मा जी को लगा कि वे परेशान नहीं हुए होंगे। यक्ष प्रश्न था,
रानी स्वराज्य के लिए लड़ी या अंग्रेजों की ओर से झांसी का शासन करते करते उनको जनरल रोज से विवश होकर लड़ना पड़ा। रानी ने बानपुर के राजा मर्दन सिंह को जो चिट्ठी युद्ध में सहायता करने के लिए लिखी थी, उसमें स्वराज्य का शब्द आया है। यह चिट्ठी इस प्रश्न का सदा के लिए स्पष्ट उत्तर देती है। राजा गंगाधर राव का हस्ताक्षर वृंदावन लाल वर्मा को राजा साहब कटेरा ने अपनी एक सनद दिखलाकर सुलभ कर दिया। उस समय 95 वर्ष पहले लगभग आज ही की तरह हिंदी लिखी जाती थी, इस सनद से पता लगता है। मराठी में विष्णुराव गोडसे का माझा प्रवास एक छोटा सा प्रबंध है। गोडसे रानी के साथ किले में था जब रोज के मुकाबले में रानी लड़ी। वर्मा जी ने अपनी पुस्तक में माझा प्रवास का भी उपयोग किया है। वर्मा जी लिखते हैं, मोतीबाई ऐतिहासिक है, मुझको उसका पता अकस्मात ही चला। ओरछे दरवाजे एक मस्जिद है। जमीन का झगड़ा कचहरी में चला। मैं मस्जिद वालों की तरफ से वकील था। जमीन का खेवट झांसी में न था, ग्वालियर में था। वहां से नकल मंगवाई। उसमें जमीन की पूर्व स्वामिनी निकली मोतीबाई नाटकशाला वाली। गंगाधर राव को नाटक खेलने और खिलवाने का बड़ा शौक था। स्त्रियों का अभिनय स्त्रियां ही करती थी, इनमें मोतीबाई भी थी। मोतीबाई का पता लगाते लगाते जूही, दुर्गा और मुगल खां भी निगाह में आए। इन सबके संबंध की घटनाओं का सार सच्चा है। सन 1932 से वृंदावन लाल वर्मा इन अनुसंधानों में लगे थे। एक दिन रानी लक्ष्मीबाई के भतीजे मुझको झांसी में घर पर ही मिले। वे रानी के ऊपर हिंदी में कुछ लिखना चाहते थे। रानी क्यों लड़ी, इस समस्या पर हम दोनों एक मत थे। फिर एक दिन सावरकर के एक सेक्रेटरी मुझको झांसी में मिले। वे मराठी में सत्तावनी लिख रहे थे। रानी के संबंध की जो सामग्री उनके ग्रंथ के लिए आवश्यक थी मैंने दी। मैं सोचता था कि रानी के विषय में बहुत लोगों ने कुछ न कुछ लिखा है और लिख रहे हैं, मैं क्यों कुछ और प्रयत्न करूं। कुछ दिन बाद मेरी यह धारणा बदल गई। कलेक्ट्री में कुछ सामग्री मिली। 1858 में लोगों के बयान लिए गए थे, इनको मैंने पढ़ा। पढ़कर मैं अपने विश्वास में और दृढ़ हुआ। रानी स्वराज्य के लिए लड़ी थी। मेरा वो स्वप्न जिसकी भूमिका हॉकी ग्राउंड पर थी फिर ताज़ा हुआ। मैंने निश्चय किया कि उपन्यास लिखूंगा ऐसा जो इतिहास के रग रेशे से सम्मत हो और उसके संदर्भ में हो। इतिहास के कंकाल में मांस और रक्त का संचार करने के लिए मुझको उपन्यास ही अच्छा साधन प्रतीत हुआ। उस साधन को मैं जो कुछ रूप दे पाया हूँ वो पाठकों के सामने है। यदि आनंद राय ने रानी के लिए गोली खाई और मेरे कलम ने थोड़ी सी स्याही, तो इस अंतर को पाठक अवश्य ध्यान में रखने की कृपा करें। अपने परदादा आनंद राय की शहादत की बदौलत महारानी लक्ष्मीबाई की महागाथा के सूत्रधार बने वृंदावन लाल वर्मा ने बड़ी सच्चाई और जीवंतता से पूरी कहानी कही है। दत्ता को गवर्नर जनरल ने नामंजूर किया है, इसलिए भारत सरकार की 7 मार्च 1854 की आज्ञा के अनुसार झांसी का राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाता है। मालकम की इस घोषणा को जब एलिस ने पढ़ा तो यकायक ऊंचे परंतु मधुर स्वर में रानी ने पर्दे के पीछे से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इन शब्दों से दीवाने खास गूंज गया। भारत के इतिहास में वे शब्द दिए गए। झांसी की कलगी में वे शब्द मणिमुक्ता बनकर चिपक गए। यदि अकेले ही स्वराज्य की लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ी जाएगी, ये रानी का अटल निश्चय था। जिस समाज में उनका जन्म हुआ था उसी में होकर उनको काम करना था, परंतु उस समाज की हथकड़ियों और बेड़ियों की उन्होंने पूजा नहीं की। उपन्यास में डाकू उन्मूलन के संदर्भ में डाकू सागर सिंह को पकड़कर लाने का पूरा प्रकरण है, वो बहुत रोमांचक है। सागर सिंह को सजा न देकर रानी जिस तरह उसे अपनी फौज में शामिल करती है, वो डाकुओं के पुनर्वास का भी उदाहरण है। सागर सिंह उनके विश्वास का जवाब अपनी शहादत से देता है। डाकू से जनरल बना और खंडेराव फाटक की सुरक्षा में मरकर अनंत गौरव पा गया।
रानी लक्ष्मीबाई की प्रशासन राज्य चलाने की बहुमुखी प्रतिभा का ही परिणाम था कि युद्ध में सब तरफ से सहायता न मिलने पर उनके राज्य के हर वर्ग के बाशिंदे ने स्वराज्य की ये लड़ाई अपनी रानी और अपनी झांसी के लिए लड़ी। युद्ध के दिनों में रानी शहर के लोगों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाती हैं। किले से गोलाबारी जारी थी। रानी ने सवेरा होते ही सिपाहियों और सरदारों में समाचार भेजा, आज मैं स्वयं अपने लोगों के लिए कलेवा तैयार करूंगी, खूब खाओ और डट कर लड़ो। सुनते ही थके मांदे और अर्धमृत सिपाहियों तक की आत्मा फूल उठी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास में युद्ध की तैयारियों और युद्ध के दौरान महारानी जिस तरह सारी व्यूह रचना करती हैं, हर चुनौती और संकट को अपनी स्त्री सेना के साथ बांटकर सबको संभालती हैं, इनको पढ़ते हुए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम उस कालखंड परिस्थिति का हिस्सा बन चुके हैं। वो सपना जो वृंदावन लाल वर्मा ने हॉकी ग्राउंड में स्वराज की लड़ाई में खुद को सिपाही बने लड़ते देखा था, वह हकीकत बनकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रणभेरी में तब्दील हो गया। स्त्रियों को जो जीवट रानी ने प्रदान किया, वो बुंदेलखंड की स्त्रियों का पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलने वाला गहना है। उपन्यास के परिशिष्ट में वृंदावन लाल वर्मा लिखते हैं, रानी ने जो स्त्री सेना बनाई वो भारत का एक अचंभा है। उपन्यास में रानी ने बाबा गंगादास से पूछा, हम लोग कैसे स्वराज्य स्थापित कर पाएंगे? बाबा गंगादास ने जवाब दिया, गड्ढे कैसे भरे जाते हैं, नींव कैसे पूरी की जाती है। एक पत्थर गिरता है, फिर दूसरा, तब उसके ऊपर भवन खड़ा होता है। नींव के पत्थर भवन को नहीं देख पाते, परंतु भवन खड़ा होता है उन्हीं के भरोसे जो नींव में गड़े हुए हैं। वो गड्ढा या नींव एक पत्थर से नहीं भरी जाती और न एक दिन में। अनवरत प्रयत्न, निरंतर बलिदान आवश्यक हैं। तुमने आरंभ किए हुए कार्य को आगे बढ़ा दिया है। सर जॉन माल्कम सन 1825 के लगभग मध्य प्रदेश का प्रधान सेनापति और गवर्नर था। उसने अपनी पुस्तक मेमोरीज ऑफ सेंट्रल इंडिया में लिखा है, वो ज़माना चाहे दूर हो पर आवेगा अवश्य जब हमको हिंदुस्तानियों का देश उन्हें वापस करना पड़ेगा। वृंदावन लाल वर्मा का अटूट विश्वास था, रानी स्वराज्य के लिए लड़ी, स्वराज्य के लिए मरी और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनी।